Hello students, welcome to our channel. So today we'll be seeing magnetism and matter. तो magnetism and matter में हम टॉपिक देखने वाले हैं that is magnetization and magnetic intensity और इसके बाद हम magnetic materials भी देखेंगे which is diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic substances. तो पहले तो magnetism and matter मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी समझ लेते हैं। मैग्नेटाइजेशन होता क्या है? मैग्नेटाइजेशन को हम सिंबल कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका फॉर्मूला विच इज़ नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन जो हम निकालते हैं दैट इज़ योर मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि अब एक ये सोलेनॉइड है, तो ये सोलेनॉइड जो है इसकी क्या मैग्नेटाइजेशन है। अब पहले तो हम समझ लेते हैं कि मैग्नेटाइजेशन ये तो फॉर्मूला था, बट मैग्नेटाइजेशन का मतलब वैसे होता क्या है। तो अगर हम साफ सीधे शब्दों में समझें तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो एक तरह से मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैग्नेटाइज हो जाएगा। हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर प्लेस करते हैं तो उसमें नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है। वो जो नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है उसका रेशियो विथ वॉल्यूम को हम मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन का साफ साफ मतलब ये होता है कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेट तो ज़रूर बनेगा, पर उसकी क्या एक तरह से जल्दी बनेगा या धीरे से। जैसे कि हमें पता है कि हमारा आयरन है, तो आयरन अच्छी खासी आयरन की मैग्नेटाइजेशन है, क्योंकि आयरन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम उसे प्लेस करते हैं तो बहुत जल्दी वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो आयरन जो है, जो हमारा हार्ड आयरन है, उसकी मैग्नेटाइजेशन अच्छी है कंपैरिजन टू जो हमारा सॉफ्ट आयरन होता है। जो सॉफ्ट आयरन है वो बेसिकली क्या होता है कि वो भी मैग्नेटाइज होता है, लेकिन उसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, लेकिन जल्दी नहीं होता जितनी जल्दी हार्ड आयरन में होता है। सो दिस इज़ व्हाट मैग्नेटाइजेशन हमारी सोर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती, मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मैग्नेटिक सोर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, पर ये मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी, जैसे मैग्नेट है तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं है, मैग्नेट जिस मटेरियल से बनी है उसकी प्रॉपर्टी है। अगर मैग्नेट आयरन से बनी है तो सॉफ्ट आयरन या हार्ड आयरन, उसके बेसिस पे ही आप उसकी मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है या कम है उसको जस्टिफाई कर पाओगे। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक सोलेनॉइड लिया जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स n/l हमारे पास है, रेशियो है गिवन, हमें मतलब गिवन नहीं है पर उसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ। ठीक है, उसमें करंट I फ्लो कर रहा है। अब उसके अंदर हमने कोई भी एक सब्सटेंस को प्लेस कर दिया, ठीक है, कोई भी मटेरियल हमने प्लेस कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड पहले थी दैट वाज बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड इज μ0 Ni, लेकिन अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगी B0 प्लस Bm, वेयर Bm जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि इस सब्सटेंस की वजह से जनरेट हुई है जो हमने सोलेनॉइड के अंदर प्लेस कर दिया है। अब एक चीज़ होती है कि जो हमारा Bm है, मतलब जो सब्सटेंस है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटाइजेशन की। ठीक है, तो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है Bm इक्वल्स टू μ0m। ओके, तो ये एक हमारे पास तरीका है फाइंड करने का कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल की वजह से जनरेट होगी अगर हम उसे किसी सोलेनॉइड के अंदर रख लेते हैं तो। ठीक है, ओके, देन वी हैव मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन में फ़र्क क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है B0/μ0। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है ये सोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने कोई सब्सटेंस रखा है, ठीक है, तो उसकी एक सेकेंड, मैग्नेटिक, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रही हूँ मैं, इट वुड बी मैग्नेटिक फील्ड कि आप मैग्नेटिक फील्ड में ही तो मैग्नेट का जनरेट होगा डाइपोल मोमेंट, राइट।
तो बेसिकली मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, सोर्स की प्रॉपर्टी इन द सेंस कि सोर्स की प्रॉपर्टी इन द सेंस कि जो भी हमारी जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो जो कितनी जल्दी किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करवा पा रही है, कितनी जल्दी उस सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करवा रही है। मैंने पहले कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है सो आई एम रियली सॉरी, इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो होती है दैट इज़ समथिंग जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे भी हम देखो मैग्नेटिक फील्ड की ही वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटाइजेशन के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने कोई सोर्स रखा है, उस सोर्स की कैपेबिलिटी कि वो कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो सकता है, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब कि जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने सब्सटेंस को प्लेस किया है वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी जल्दी या फिर कितनी आसानी से मैग्नेटाइज कर सकती है उस सब्सटेंस को जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। म्यू नॉट हमें पता है परमिएबिलिटी होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी हमारा म्यू आर होता है। ठीक है, देन वी हैव, अब हमारा जो हम निकाल रहे थे दैट वाज यहाँ पे, ये वैसे कोई डेरिवेशन नहीं है, ये बस इन जनरल स्टेप बाय स्टेप पे फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए ताकि आप आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ पाओ, और अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो सॉल्व कर लो। वैसे ज़्यादातर इसमें इजी न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, कुछ आज से इसमें डिफिकल्ट है नहीं। तो B इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम। अब हमें पता है H इक्वल्स टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट है, तो हम बी नॉट की जगह H इंटू म्यू नॉट लिख सकते हैं, तो H इंटू म्यू नॉट। और यहाँ पे हमें पता है बी एम इज़ म्यू नॉट एम, तो इधर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एम। म्यू नॉट कॉमन निकाल लिया तो वैल्यू क्या बनी, B इक्वल्स टू म्यू नॉट ब्रैकेट H प्लस एम, जहाँ पे H मैग्नेटिक इंटेंसिटी है और M हमारा मैग्नेटाइजेशन है। ओके, अब यहाँ पे हमारा जो H है उसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे B इज़ योर म्यू नॉट H प्लस म्यू एम। तो यहाँ पे अगर मैं B अपॉन म्यू भेज दूँ और माइनस, जैसे कि ये ऐसे हो जाए कि देखो B इज़ म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट एम। ठीक है, अब यहाँ से मैंने म्यू कॉमन निकाला एंड दिस इज़ H प्लस एम एंड दिस इज़ B। तो B अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू H प्लस एम। तो मुझे H की वैल्यू निकालनी है, तो मैं उसे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि H इक्वल्स टू B अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। यही फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो H को हम इस तरीके से भी डिराइव करके लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम फॉर्मूलाज के साथ ही एक तरह से प्ले कर रहे हैं कि एक फॉर्मूला है, वैल्यूज़ पता है, तो वैल्यू पुट करके या इधर उधर भेज के आप नई नई वैल्यूज़ निकाल रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे B इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस एम है। अब M क्या है, हमारा M जो है वो है मैग्नेटाइजेशन। ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो मैग्नेटाइजेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो हमारा ये सिंबल आता है जिसे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इस हम कांस्टेंट को कहते हैं। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो आपकी है दिस इज़ योर दिस वैल्यू। अब देखो, अब अगर मुझे यहाँ पे m को रिप्लेस करना है तो क्या मैं उसमें ससेप्टिबिलिटी इंटू एच लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने ससेप्टिबिलिटी इंटू एच लिख दिया। ठीक है, अब h और h कॉमन है तो हम इसको बाहर निकाल, h को हम एक जगह ले लेंगे तो म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू एच रह गया। नाउ एक चीज़ हमें और पता है कि म्यू जो हमारा है दैट इज़ म्यू नॉट इंटू म्यू आर। आप इसे म्यू मीडियम भी बोल सकते हो। जो म्यू मीडियम होता है वो आपका म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। तो यहाँ पे उन्होंने म्यू एम को म्यू बोल रखा है, बट आप म्यू एम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे
जो म्यू आर है वो 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी है, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल गया। फिर हमारा जो इसलिए हम म्यू को म्यू नॉट प्लस 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी भी लिख सकते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारा बी का फॉर्मूला जो है वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर एच आ गया, और म्यू नॉट इंटू म्यू आर को हम म्यू लिख सकते हैं, तो बी इक्वल्स टू म्यू एच। तो ये बेसिकली कोई ऐसी अच्छी डेरिवेशन नहीं है कि आपको ये याद होना चाहिए, बस इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों से आप मॉडिफाई कर सकते हो, सो दैट इन एग्जाम अगर क्वेश्चन आ जाता है सो यू कैन सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, नाउ वी हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल क्या है? हमारे पास 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। सबसे पहले तो मैग्नेटाइजेशन का रीज़न क्या है? हमने कहा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम सब्सटेंस रख रहे हैं तो वो मैग्नेटाइज हो रहा है, पर क्यों हो रहा है मैग्नेटाइज? कोई वजह? तो वजह ये है कि हम ये बात जानते हैं कि हमारे जो एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या तो पेयर्ड होते हैं या अनपेयर्ड होते हैं। पेयर्ड कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जैसे कि 2, 4, 6, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1, 3, 5 ये ऑड वाले ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिस एटम में, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक होते हैं हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स में इनका क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट पूरे एटम का है वो ज़ीरो होगा। लेकिन अगर मैं एक क्रिस्टल का या पूरे मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक मोमेंट बोलूँगी तो वो भी ज़ीरो होगा। अनपेयर्ड के केस में क्या होता है, सिंस हमें पता है कि जैसे दो पेयर्ड के केस में देखो तो ये दो इलेक्ट्रॉन जैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एक का स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। अब अगर अनपेयर्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर एक का स्पिन इस डायरेक्शन में एक का इस डायरेक्शन में है, तो तीसरे का कुछ भी होगा ऐसे कि वो पहले दो से सेम हो रहा होगा। तो क्योंकि यहाँ पे स्पिन ऑपोजिट नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा एटम के अंदर, तो मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन जो हमारा क्रिस्टल है उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़रूर ज़ीरो हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। देखो, तो बेसिकली होता क्या है, अब जैसे ये एक एटम है, ठीक है, एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक का इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये तो पेयर्ड केस हो गया। लेकिन अगर अनपेयर्ड है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इस डायरेक्शन में ये रिवॉल्व कर रहा है तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन सेम है। अगर मैं इस वाले को मानती हूँ कि ये वाला इस डायरेक्शन में है, तो भी ये दो केसेस ऐसे बनेंगे जहाँ पे जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट जनरेट होगा। तो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो है मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट एटम का तो ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन अब मानो ये तो एक एटम की बात है, अगर मैं एक क्रिस्टल की बात करती हूँ तो एक क्रिस्टल जो है उसके अंदर तो बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो अगर किसी एक एटम का, क्या पता किसी एक एटम जो है उसका मूवमेंट ऐसे है, तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल किया, इन्होंने आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे है तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, अगर सिर्फ दो ही एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है तो उस केस में। तो सिमिलरली क्रिस्टल में तो इतने सारे एटम्स होते हैं, तो ये फिनोमिना होता है, इस वजह से जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट एटम का है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, लेकिन जो मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। तो जो हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे डायामैग्नेटिज्म शो करते हैं, और जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, और फेरोमैग्नेटिज्म भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही शो करते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे। अब डायामैग्नेटिक है, तो डायामैग्नेटिक के केस में अब आप समझ जाओ बेसिकली होता क्या है। अब दो हमने यहाँ पे कंसिडर किए, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब हमने एक्सटर्नल फील्ड दी इधर, बी एक्सटर्नल। अब क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इसका मैग्नेटिक मोमेंट, सिंस आप आगे चैप्टर्स में ईएमआई में पढ़ोगे कि लेंस लॉ होता है,
ठीक है। सिमिलरली अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप नेक्स्ट चैप्टर वही है तो आप उसमें पढ़ोगे कि एक लेंस लॉ होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब हमने जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दी है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है। तो जब आप अभी इसको ऐसे याद कर लो कि बी एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर डायरेक्शन में है। ठीक है। तो अब क्या है कि बी एक्सटर्नल जहाँ पे अप्लाइड है यहाँ पे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज़ होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज़ होगा। सिंस यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बी एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में है फ्री बॉडी डायग्राम में देखें, और यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक मोमेंट एन नेट जो है वो इसी डायरेक्शन में बचेगा क्योंकि यहाँ पे तो डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। इस वजह से जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिपेल करते हैं। दे रिपेल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करते हैं, दे रिपेल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब हमारी ससेप्टेबिलिटी क्या है? ससेप्टेबिलिटी रेशियो होता है कि आपका इन मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। अब यहाँ पे क्या है कि ये रिपेल कर रहा है, जो भी सब्सटेंस जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल कर रहे हैं मतलब कि उनकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम है, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस सब्सटेंस नहीं होने दे रहा अपने अंदर, वो कोशिश कर रहा है कि वो उस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज ना हो जहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है। तो इस वजह से जो ससेप्टेबिलिटी है वो हमारी डायमैग्नेटिक के केस में नेगेटिव आती है। तो ससेप्टेबिलिटी आपकी क्या आएगी डायमैग्नेटिक के केस में? ससेप्टेबिलिटी कम्स आउट टू बी नेगेटिव। ठीक है। अब क्या है कि द सब्सटेंस विच हैव दिस टेंडेंसी मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंसेस जो डायमैग्नेटिक होते हैं ये अगर मूवमेंट शो करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ये स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ मूव करते हैं। अब ऐसा क्यों बोला है? अब देखो कोई एक मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट से इसका नॉर्थ इधर साउथ इधर, यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है, दिस इज़ बी एक्सटर्नल जो हमने अप्लाई किया। यहाँ पे एक मैग्नेटिक है, ये इसका नॉर्थ ये इसका साउथ। ठीक है। अब बी एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। अब ये नहीं चाहेगा कि बी एक्सटर्नल की डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो, तो ये क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड थी क्योंकि ये मैग्नेट के पास का एरिया था और ये दूर जा रहा है तो ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है। तो इसलिए हमने बोला कि इनका मूवमेंट जो है वो स्ट्रॉन्गर से वीक की तरफ होता है। ठीक है। देन हम और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि देखो ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है कि ये आपने कोई सब्सटेंस रखा, ठीक है, ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट है। तो बी एक्सटर्नल हमारा इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे सारे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से पास करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये डायग्राम 2 मार्कर्स में आ जाते हैं। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट इसका इस डायरेक्शन में है और ये सारी फील्ड्स इस डायरेक्शन में है। ठीक है। एक चीज़ और देख लो, जो मैग्नेटिक फील्ड है जैसे जो बी एम अपॉन बी नॉट है वो लेस दैन 1 आएगा, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट है वो भी लेस दैन 1 आएगा। अब क्योंकि ये लेस दैन 1 आएगा तो हमारा जो ये एक सेकेंड थोड़ा डायग्राम ख़राब हो गया है। ठीक है। तो अब सिंस हमारा म्यू एम अपॉन म्यू नॉट जो है वो लेस दैन 1 है तो ऑब्वियसली जो म्यू एम है दैट वुड बी लेस दैन म्यू नॉट,
और म्यू आर जो है वो भी लेस होगा म्यू एम से, क्योंकि हमें पता है म्यू एम अपॉन म्यू नॉट का रेशियो इज योर म्यू आर। तो अगर म्यू नॉट अपॉन म्यू एम लेस देन, अब देखो ये लेस देन 1 है क्यों, क्योंकि म्यू एम क्या है, ये मीडियम की परमिटिविटी है, म्यू नॉट आपकी एयर की परमिटिविटी होती है। यहाँ पे बी एम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, और बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो वो खुद जेनरेट कर रहा है। तो मैग्नेटिक, एक सेकेंड, बी एम इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड जो मीडियम की है, और बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर प्रेजेंट है। तो क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के ऑपोजिट में इंटरैक्ट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायमैग्नेट सब्सटेंस इज लेस दैन इन फ्री स्पेस। तो इस सब्सटेंस के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम है फ्री स्पेस के कंपैरिजन में, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है। तो बी एम इज़ लेस दैन बी नॉट। ठीक है, ससेप्टेबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि आपकी नेगेटिव होती है। देन वी हैव सम एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं आपके, एग्जाम्पल्स में आपका आ जाता है बिस्मथ, बिस्मथ आ जाएगा, ठीक है, कॉपर आ जाएगा, लेड आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, वाटर है, ठीक है, NaCl है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स है ऑफ योर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब एक चीज़ और, जो हमारी ससेप्टेबिलिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, कि इंडिपेंडेंट होती है इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक, कि अगर आप ससेप्टेबिलिटी दूसरे कलर से, आई विल ट्राई टू मेक, ठीक है, अगर आपकी ससेप्टेबिलिटी जो है वो आप टेम्परेचर के उसमें देखोगे तो वो नेगेटिव आती है, इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बहुत बकवास ग्राफ बना है। ससेप्टेबिलिटी, टेम्परेचर, ये आपकी लाइन आएगी। सो दिस इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हमारा ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। अब एक चीज़ और, जो जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिज्म, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, हर एक सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन इसका इफेक्ट इतना वीक होता है कुछ केसेस में कि वो डायमैग्नेटिक की जगह पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिज्म शो करने लग जाती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म क्या है। पैरामैग्नेटिज्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में होता है, ये बात तो हमें पता है। इस केस में क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है क्रिस्टल का वो ज़ीरो होता है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट एटम का जो है वो ज़ीरो नहीं होता, ये हमने पहले ही देख लिया था। अब अगर एक्सटर्नल मैंने फील्ड यहाँ पे लगाई है और यहाँ पे इसका है, तो ये सब्सटेंस ऐसे होते हैं, ईच एटम विल एक्सपीरियंस टॉर्क एंड अलाइन अलोंग इट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मानो एक एटम यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक का मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, तो ये सारे क्या करेंगे, इन पे टॉर्क लगेगा और ये इस डायरेक्शन में ही अलाइन होने की कोशिश करेंगे और अलाइन हो भी जाएंगे। सो दैट इज़ योर पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिज्म के केस में क्या है, ससेप्टेबिलिटी हमारी पॉजिटिव होती है, क्योंकि इस केस में ये रिपेल नहीं कर रहा, लेकिन पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव स्मॉल कोई नंबर होता है, कोई बड़ा नंबर नहीं होता, छोटा नंबर होता है। तो ये सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये फीबली मैग्नेटाइज कर जाते हैं उस डायरेक्शन में जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी होती है। इनकी टेंडेंसी क्या है, ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करते हैं, जबकि डायमैग्नेटिक जो है वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपकी हैं, अब जैसे कि यहाँ पे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी और अंदर हमारा हमने और एक सब्सटेंस हमारा रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये सारा इसी डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे और अलाइन हो भी जाएंगे। तो हमारी अंदर की जो बी एम है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उससे, तो बी एम अपॉन बी नॉट का रेशियो 1 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, सिमिलरली म्यू एम ज़्यादा होगा म्यू नॉट से, तो म्यू एम अपॉन म्यू आर का रेशियो भी 1 से ज़्यादा आएगा, और म्यू आर की वैल्यू भी आपकी 1 से ज़्यादा आएगी। जबकि ऊपर के केस में इन सब की वैल्यू 1 से छोटी आई थी, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा था।
ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी जो हमारा म्यू आर होता है ना, वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक तो जो म्यू आर है वो 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी ऐसे होता है। तो अगर ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव है उसमें आप 1 और ऐड करो तो ऑब्वियसली म्यू आर जो है वो मोर देन 1 आएगा। और ऊपर वाले केस में हमारी ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव थी, तो आप कुछ माइनस कर रहे हो वो भी 1 में से, आप कोई भी नंबर क्यों ना माइनस करो, आंसर आपका -1 से छोटा ही आएगा। तो इसलिए ऊपर वाले केस में ससेप्टेबिलिटी <<1 थी। तो आप फॉर्मूला से भी जस्टिफाई कर सकते हो। इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हमारे ससेप्टेबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ससेप्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो हमारा ग्राफ ससेप्टेबिलिटी का टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरह से बनता है इन केस ऑफ योर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब बस इसके एग्जाम्पल्स देखने हैं और फिर हमारा पैरामैग्नेटिज्म भी ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल में कैल्शियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है और CuCl2। ठीक है। देन वी हैव फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, तो फेरोमैग्नेटिज्म में डोमेन फॉर्मेशन हो जाता है। डोमेन फॉर्मेशन क्यों होता है, अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास काफ़ी सारे एटम्स होते हैं और ये एटम्स एक दूसरे पे टॉर्क लगाते हैं। जैसे कि इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो एक दूसरे पे टॉर्क जनरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मानो एक मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, एक इधर मैग्नेटिक मूवमेंट, इधर नॉर्थ साउथ, इधर नॉर्थ साउथ, तो इधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B1 बोला हमने इसे, इस वाले को हमने B1 बोला, इसको हमने B2 बोला। अब हम मैग्नेटिक मूवमेंट देखेंगे, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट M1 का इसी डायरेक्शन में, इधर M2 का मैग्नेटिक मूवमेंट। अब क्या है, ये वाली फील्ड इस पर टॉर्क लगा के इसको इस तरफ रोटेट करेगी और ये वाली फील्ड इस वाले मैग्नेटिक मोमेंट पर टॉर्क लगा के इसको इस तरफ रोटेट करेगी। तो ये जो ऐसे ऐसे डाइपोल अरेंज हो रखे हैं ये एक ही डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। तो यही वजह होती है कि एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे टॉर्क लगाकर उसको अलाइन करती हैं एक साइड पे, तो हमारे डोमेन बनते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म में डोमेन फॉर्मेशन होता है। इसमें क्रिस्टल का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, लेकिन अगर हम एटम का मैग्नेटिक मोमेंट वो देखें तो वो 0 नहीं होता, और अगर हम डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं तो वो भी 0 नहीं होता। इन केस ऑफ डोमेन आपके ऐसे डोमेन कुछ बनते हैं, जैसे ये 4 आपके डोमेन हो गए, तो एक में सारा मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में, तो ये कुछ इस तरीके से आपके अरेंज होते हैं। ठीक है, अब ये डोमेन फॉर्मेशन जो है ये नॉर्मल स्टेट पे रहती है। अभी एक्सटर्नल हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी, अब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो ये सारे इसी में अलाइन होने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर द सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिज्म फिनोमिना है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है, वो सब्सटेंसेस विच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएंगे। तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में फ़र्क ये होता है कि फेरोमैग्नेटिक में एक तो डोमेन फॉर्मेशन होता है आपका, दूसरा क्या होता है कि वो मैग्नेटाइज हो रहे थे उसी डायरेक्शन में जहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये भी वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, पर ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी के साथ, बट विद स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे होता है इस केसेस में हमारी ससेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। सिंस ससेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो म्यू आर जो हमारा 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी होता है, तो म्यू आर भी हमारा बहुत बहुत ज़्यादा होता है 1 से। ठीक है, एंड सिमिलरली जो म्यू एम है वो भी बहुत ज़्यादा होता है म्यू नॉट से, बी एम है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा होता है बी नॉट से। ठीक है, क्योंकि बाहर से कुछ बहुत ही ज़्यादा आपकी एक्सटर्नल अंदर फील्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, देन अब एक चीज़ मैं आपको समराइज कर देती हूँ कि डायामैग्नेटिक है,
डाईमैग्नेटिक के केस में, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में ससेप्टिबिलिटी -1, वैसे तो -1 होती नहीं है, बहुत रेयर केस है कि अगर -1 हो, पर -1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। नहीं 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 नहीं, -1 से बड़ी होती है, 0 से छोटी होती है। 0 से छोटी मतलब 0.2, 0.5, 0.7, पर 1 से छोटी होती है। ठीक है, म्यू जो हमारा म्यू आर है वो हमारा 1 से ज़्यादा होता है, 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, और म्यू एम जो है वो ज़्यादा होता है, वो कम होता है म्यू नॉट से इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक। अब अगर हमारी ससेप्टिबिलिटी -1 आती है तो हमारा म्यू आर जो है वो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है, तो म्यू आर जो है वो 0 आएगा। ये केस सुपर कंडक्टर्स के केस में होता है। ठीक है, ये केस अगर फॉलो हो रहा है किसी भी किसी भी सब्सटेंस में, तो उसे हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो सुपर कंडक्टर्स में होता है कि हमारी ससेप्टिबिलिटी जो है वो -1 के बराबर हो जाती है। तो मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से जनरेट हो ही नहीं रही, मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट हो ही नहीं रहा है किसी भी डायरेक्शन में। फिर हमारे पास है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के केस में क्या है, जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है वो 0 से तो ज़्यादा ही होती है, और कोई भी ई को हमने कोई भी स्मॉल नंबर बोला है। ठीक है, स्मॉल नंबर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली 1 जो हमारा म्यू आर है उसकी वैल्यू भी 1 और 1 प्लस ई के बीच में ही आएगी, और म्यू एम इसमें ज़्यादा होता है म्यू नॉट से। ये और ई हमारा कोई भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही हो सकता है। फिर हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा होती है 1 से। म्यू आर जो है वो बहुत 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 ज़्यादा होता है 1 से, और म्यू एम जो है वो म्यू नॉट से ज़्यादा होता है। देन हमारे पास एक IH कर्व भी आता है। ठीक है, IH कर्व देख लेते हैं। IH कर्व, तो IH कर्व क्या है, I है और H है, तो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको MH कर्व, MH कर्व, जहाँ पे M आपकी क्या है मैग्नेटाइजेशन, और H क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब क्या है, कोई भी एक सब्सटेंस है उसको हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, मतलब हम फील्ड बढ़ा रहे हैं इन द सेंस कि हम H क्या होती है, H तो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है ना, M मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसको एक्सटर्नल फील्ड में दे रहे हैं तो ये मैग्नेटाइज हो रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये और मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा, तो फिर ये वापस से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और ये फिर हो जाएगा। फिर दोबारा से हम H अगर अप्लाई करते हैं तो ये धीरे 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 फिर मैग्नेटाइज होके एक पीक पोजीशन पे पहुंचेगा, और उसके बाद ये फिर जो है डीमैग्नेटाइज होके वापस आ जाएगा। यहाँ पे ये जो इतना डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब देखो, अगर रिटेंटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब वो जो हमारा है उसकी, अब जैसे सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन अगर है तो उसके ऊपर वो एक बार मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो बाद में अब जैसे देखो आयरन है, आयरन अगर सॉफ्ट आयरन है उसको आप करंट सप्लाई कर दो तो वो मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हार्ड आयरन है तो उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा अपने अंदर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हटाने में। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बोला है कि जिसका ये डिस्टेंस लो होता है वो फटाफट वो उसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा नहीं रहती। मतलब अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से उस सब्सटेंस को हटा दो तो वो सब्सटेंस धीरे 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 नॉर्मल हो जाएगा और उसके अंदर का सारा मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक लॉ आता है जिसे हम बोलते हैं क्यूरी-वेइस लॉ। तो ये लॉ एज नेम तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये इसका एक ग्राफ है जो इम्पॉर्टेंट है। वो ग्राफ है आपका
ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर का ग्राफ। तो ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर का ग्राफ जो फेरोमैग्नेटिक के लिए होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है। अब क्या होता है, ये जो टी जो है, ये टी वो टेम्परेचर कंडीशन है जहाँ पे आपके डोमेन ब्रेक हो जाते हैं, और फिर ये हमारा डोमेन ब्रेक होने के बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिल्कुल पैरामैग्नेटिक बन जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिर पैरामैग्नेटिक बन जाता है। तो इसलिए जो हमारा ग्राफ है वो स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है, फिर ये ऐसा हो जाता है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे डोमेन ब्रेक हो जाता है। जिस टेम्परेचर पे डोमेन ब्रेक होता है तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ये। Okay, so at temperature above the Curie temperature, a ferromagnetic substance becomes an ordinary paramagnetic substance whose magnetic susceptibility obtains Curie's law, according to which जो हमारी susceptibility है वो temperature पे कुछ इस तरीके से depend करती है। Okay, so this is valid आफ्टर टीसी। तो ये फॉर्मूला ऐसे जितना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एज पर सीबीएसई। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। साथ ही साथ हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली, सारे सब्सटेंसेस भी पढ़ लिए, आईएच कर्व भी पढ़ लिया है, क्यूरीज लॉ भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक एंड द चैप्टर, अगर आप लास्ट का पार्ट ही देख रहे हो तो। And if you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you so much and bye.